हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक ही हो गए? चलो कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा लग रहा है आप लोगों को मे भी हार्ड वर्किंग थोड़ी पड़ रही है, बट सिचुएशंस भी हमारी थोड़ी इस टाइप्स की है। सो डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन 11th स्टैंडर्ड अकाउंटिंग लेवल में अपने लास्ट कौन से सम्स पे थे? एज एन सम नंबर 12 हमने कंप्लीट किया था, और सम नंबर 12 कंप्लीट करते ही हमारे सारे ट्रांजेक्शन्स रिवाइज हो गए। हर एक टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स हम समझ गए। कौन कौन से टाइप्स के समझे? सबसे पहले हमने कैपिटल ड्राइंग समझा, फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन समझा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स के ट्रांजेक्शन, फिर एसेट्स रिलेटेड एंड गुड्स रिलेटेड। उसमें लास्ट टॉपिक्स भी हमने कवर किया, बैड डेट्स रिटर्न एंड अलाउंस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। तो ये सारे टॉपिक्स रिवाइज करने के बाद अब आपका नेक्स्ट सम एज वेल है सम नंबर 13, जिसको हम सबसे लास्ट में चलाएंगे, और उसके बाद अपना दो जो छोटे छोटे सम्स हैं उसको आज हम कवर अप कर लेते हैं, एंड दैट इज सम नंबर 14। अब आपको ट्रांजेक्शन समझना है। एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट से कुछ गलतियाँ हो गई। सम नंबर 14 में आपको क्या करना है? एज अ टीचर्स बन के उस एरर को समझना है, और आपको करेक्ट एंट्रीज क्या होती है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इन शॉर्ट में अपने नहीं एज यूजुअल बोलते हैं, आंसर की रिकॉर्डेड करना है। तो जो लर्नर स्टूडेंट्स है उससे काफ़ी सारी गलतियाँ हो गई। वो गलतियाँ हमको कैसे पता चलेगा? एज पर बीइंग, नीचे आपको बीइंग पढ़ना है, और बीइंग के रिलेटेड कौन सा ट्रांजेक्शन्स कह रहा है वो आपको स्टडीज करनी है। ओके, सो डोंट वेस्ट अवर टाइम, लेट्स गो टू अवर सम्स। सम नंबर 14, पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 पर एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग लॉ, अकाउंटिंग लॉ के अकॉर्डिंग जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके बेस पर जो एंट्रीज उसने गलती की है उसको हम सुधारेंगे। चलो, अमाउंट भले करेक्ट है, मैंने आपको बताया था ना जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक कहाँ होती है। एक्चुअली आपकी मिस्टेक किधर होगी? जर्नल एंट्रीज पे। अमाउंट भले आप गलत सही लिख रहे हो, डेबिट एंड क्रेडिट, अमाउंट का यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं। इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ आपकी एंट्री पर है। एंट्री अगर आपने गलत लिखी, अमाउंट राइट लिखी, तो भी आपका क्रॉस हो जाएगा। तो वही यहाँ पर उसने भी मिस्टेक की, हम उसको सुधारते हैं। 2014 अगस्त 1, आपकी डेट क्या दी है? 2014 अगस्त 1। चलो, क्या एंट्रीज उसने दी है? उसने लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट नीचे बीइंग क्या बोल रहा है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है। तो बीइंग तो आपको कॉपी पेस्ट जो है वही लिखना है। राइट, लाइफ इंश्योरेंस पे किया है तो आपको एक्चुअली एंट्री क्या करना पड़ेगा? लाइफ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग ड्राइंग आना चाहिए। उसने इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, वो उसने गलती की है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड करना है एंड टू कैश अकाउंट, वो तो करेक्ट ही है, बट उसने मिस्टेक कहाँ की है? एज एन ड्राइंग में। तो आपको जब रेक्टिफाइड करोगे तो बीइंग में लिखोगे रेक्टिफाइड, क्या लिखोगे? रेक्टिफाइड, या फिर जो उसने लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम LIC पेड। दैट मीन्स या तो ऐसा करो, रेक्टिफाइड ऑफ LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, LIC प्रीमियम, ये आप लिख सकते हो। या फिर जो अंदर आपको ट्रांजेक्शन दिया वो भी लिख सकते हो, जो एक्चुअल ट्रांजेक्शन है, तो भी आपका रॉन्ग नहीं। डिटो कॉपी पेस्ट भी वो ट्रांजेक्शन्स कर दोगे तो भी चलेगा। सेकंड क्या है? 5 डेट का, उसको हम स्टडीज करते हैं। 5 को क्या कह रहा है? कैश अकाउंट डेबिट टू जय अकाउंट टू अजय अकाउंट, बट एक्चुअली अंदर क्या है वो देखते हैं। रिसीव 200 ऑफ ब्रोकरेज फ्रॉम जय एंड 100 ऑफ कमीशन फ्रॉम अजय, लेकिन उन्होंने ब्रोकरेज और कमीशन रिसीव किया है, और उसने क्या मिस्टेक कर दी है? उसको ले गया है पर्सनल अकाउंट में। तो एज पर रूल्स एंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर एक्सपेंस या इनकम होती है तो कन्वर्टेड हो जाता है नॉमिनल अकाउंट, और अगर पर्सन्स का नाम लिखते हैं तो कन्वर्टेड हो जाता है पर्सनल अकाउंट। बट यहाँ पर आपको एज अ नॉमिनल अकाउंट ट्रीट करना है, तो डेबिट की एंट्री तो राइट है, एज अ कैश अकाउंट डेबिटेड, तो आप वहाँ पे तो कैश अकाउंट डेबिटेड लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिटेड। बट उसमें जो क्रेडिट की एंट्री दी है वो एक्चुअली रॉन्ग है, वहाँ पर उसको टू ब्रोकरेज अकाउंट लिखना चाहिए
क्योंकि ब्रोकरेज मिला है, एंड टू कमीशन अकाउंट लिखना है। अंडरस्टूड? ये एरर है। तो अब यहाँ पर एज अ बीइंग जैसे वो लिख सकते हैं, पेड और रिसीव ब्रोकरेज एंड कमीशन फ्रॉम दैट पर्सन, जो पर्सन का नाम है, जय एंड अजय। मतलब इन शॉर्ट वे, बीइंग इसमें आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, कुछ भी नया नहीं, डिट्टो छाप देना और कुछ भी नहीं करना है। ओके, देन 7 नंबर, आप रेक्टिफाइड लिखो कि ना लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेक्टिफाइड आप एंट्री ऑलरेडी ऊपर लिख दी है, तो कंपलसरी नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में हो कि सर रेक्टिफाइड बार बार लिखना है, तो बार बार रेक्टिफाइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। वही जो ट्रांजेक्शन्स आपको दिया है, सेम ट्रांजेक्शन नीचे जो बीइंग दिया है वही का वही आप लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने ऊपर रेक्टिफाइड ऑलरेडी लिख दिया है, सिर्फ आपको एंट्रीज सुधारनी है। तो चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, और डेट कौन सी है? एक्चुअली 7 डेट का ट्रांजेक्शन है। क्या लिखा है? परचेज अकाउंट डेबिट टू विवेक अकाउंट, बट परचेज फ्रॉम विवेक ऑन कैश, 10% कैश डिस्काउंट भी दिया हुआ है, तो आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। तो हम आ जाते हैं वर्किंग नोट पर। वर्किंग नोट फर्स्ट आपका डेट आ जाएगी, उस पर कौन सी डेट आएगी? एज अ 7 डेट का वर्किंग नोट हम करेंगे। तो आपका ट्रांजेक्शन कौन सा है? कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन पे कंपलसरी कैश डिस्काउंट देना चाहिए, वो उसने नहीं दिया है, और उसने उल्टा क्या कर दिया? क्रेडिट में कन्वर्टेड कर दिया। तो सबसे पहले आपने किया क्या है? परचेज किया है, तो कितनी वैल्यूज परचेज की? 4500। तो टोटल अमाउंट कितनी है? 4500 माइनस कैश डिस्काउंट 10% दिया है 450 आप क्या करोगे? एज अ कैश डिस्काउंट ट्रीट करोगे 4500। ओके, गुड्स 5000। ओके, मैंने आउटर कॉलम की अमाउंट ले ली, 5000 गुड्स है, नो डाउट। 5000 माइनस कैश डिस्काउंट, मतलब कैश डिस्काउंट कितना आया? 500, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका? 4500। तो ये तो अमाउंट तो उसने करेक्ट लिखी, लेकिन वो कैश डिस्काउंट को भूल गया है, तो कैश डिस्काउंट हमको टैली करना पड़ेगा। और परचेज की ओवरऑल वैल्यू ये आपका क्या हो गया? एज एन परचेज हो गया, और ये अमाउंट आपकी किस में चली जाएगी? एज एन कैश। तो कैश अकाउंट परचेज के टाइम पर कैश गिव, दैट मीन्स गोज आउट, दैट मीन्स ऑल्सो क्रेडिट, और कैश डिस्काउंट इज एन इनकम, आपको पहले भी मैंने बताया था, तो वो उस हिसाब से क्रेडिटेड होगी। तो एंट्रीज क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट कैश डिस्काउंट उसने आपको दिया है, तो आपके लिए वो क्या हो गई? इनकम, तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। एंड सेकेंड, टू डिस्काउंट के बाद आपने पेमेंट कितना किया, तो वो एज आ जाएगा टू कैश अकाउंट। अमाउंटेड कितना लिखोगे? हाँ, मैं अमाउंटेड नहीं लिख रहा था, तो सबसे पहले अमाउंट तो उसने फर्स्ट वाले में राइट ही थी, चलो अमाउंट भी लिख देते हैं 700। सेकेंड ट्रांजेक्शन्स भी करेक्टेड। अमाउंट कितनी थी सेकेंड ट्रांजेक्शन्स में? 300 एज अ कैश, और 200 आपका था उसमें ब्रोकरेज, और 100 आपका क्या था? कमीशन। ओके, 200 ब्रोकरेज एंड 100 कमीशन। इसमें अमाउंट कैसे लिखोगे? तो परचेज अकाउंट डेबिटेड करोगे एज अ 5000 से। परचेज अकाउंट कितने से डेबिट होगा? एज अ 5000 से। और डिस्काउंट अकाउंट जो आपका है वो कितना है? आपने कितना रिसीव किया? 500, तो उसका रिकॉर्ड करना है, और कैश आपने कितना दिया? 4500। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। नाउ ट्रांजेक्शन्स नंबर 10 नंबर में क्या कह रहा है? अगस्त 10 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है? ओवरड्राफ्ट अप्रूव किया है, दिया नहीं है। तो आपको मैंने बताया है दिया नहीं है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स नहीं, उसने मॉनेटरी में ले लिया है। तो आप क्या लिखोगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, और अमाउंट क्या हो जाएगी? डैश। ओके, नाउ टर्न टू द 11 नंबर। व्हाट डिफाइन इन 11? तो विवेक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट लिखा है, लेकिन 20% गुड्स रिटर्न टू विवेक,
एंड कैश रिसीव फ्रॉम विवेक। कैश रिसीव किया है विवेक से, 20% रिसीव किया है, लेकिन वो कैश में रिसीव किया है फ्रॉम विवेक। तो आपको ट्रांजेक्शन्स किस पे फॉलो करना है? एज अ 7 नंबर का ट्रांजेक्शन्स फॉलो करना है, एज अ 7 नंबर का। तो 7 नंबर के ट्रांजेक्शन्स में कैश की बात थी, कितने की गुड्स थी? 4500 आपने कैश पे किया था। कितना पे किया था? 4500। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। उसने विवेक अकाउंट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बट विवेक अकाउंट नहीं आना चाहिए, एक्चुअली वहाँ पर करेक्शन करना है एज अ कैश अकाउंट। लेकिन 1000 में से कैश डिस्काउंट, वो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ भी टैली होगा। जब आपको कैश डिस्काउंट मिला था तो रिटर्न जब आप करोगे ऑब्वियसली गुड्स, तो आपको जितना डिस्काउंट वहाँ पर मिला था एज एन डिस्काउंट 10%, यहाँ पर जब आप रिटर्न करोगे तब भी आपको कैश रिसीव पूरी अमाउंट नहीं होगी, वो भी जितना डिस्काउंट उसने आपको रिसीव किया था उतना डिस्काउंट वो सामने से लेगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने जब परचेस किया था तब आपने 10% डिस्काउंट रिसीव किया था इनकम के बेस पर। अब जब आप गुड्स सामने वाले को रिटर्न कर रहे हो, भले 1000 की गुड्स रिटर्न कर रहे हो, तो डिस्काउंट तो उस पर टैली हुआ ही था ना, तो 1000 पे भी डिस्काउंट होगा। आपको वर्किंग नोट में मैं समझा देता हूँ, एज एन वर्किंग नोट 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। वर्किंग नोट आपकी 2, डेट आपकी आ जाएगी, कौन सी डेट आएगी? 11। तो ध्यान रखना, आपने जब उसको परचेज किया था तब आपने डिस्काउंट टैली किया था, तो परचेज रिटर्न में आप कितने की गुड्स इसको दे रहे हो? 1000 की, तो उसमें से भी कैश डिस्काउंट तो लेस होगा ही ना, एज अ 10%। तो 100 रुपये कैश डिस्काउंट में चले गए, तो आपको ओवरऑल जो कैश मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? एज अ 900। कितना कैश रिसीव होने वाला है? 900 ही होगा। उसने गलती क्या की है? 1000 पूरा डाल दिया और कैश की जगह किस में डाला है? विवेक के अकाउंट में डाला है। हम यहाँ करेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिटेड कर देंगे, डिस्काउंट भी आपके लिए फिर वो एक्सपेंस के बेस पर चली जाएगी, क्योंकि आपको उतना डिस्काउंट की अमाउंट उसको देना पड़ेगा। एंड टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट। तो चलो अमाउंट अब हम लिख लेते हैं 1 बाय 1। तो कैश कितना मिला? 900। डिस्काउंट आपने कितना उसको दिया? 100। ओवरऑल अमाउंट कितनी हो गई आपकी परचेज रिटर्न की? 1000 का गुड्स रिटर्न दिया, लेकिन बदले में कैश कितना लिया? सिर्फ 100 रुपये, 900 रुपये। क्यों 900 रुपये आपको कैश मिले? क्योंकि जब आपने खरीदा था तब आपको 10% डिस्काउंट मिला था, तो जब आप रिटर्न करने जाओगे तो ऑब्वियसली वो 10% डिस्काउंट की अमाउंट भी सामने वाले को देनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज 12 नंबर, ट्रांजेक्शन्स 12, उसको हम स्टडी करते हैं। क्या कह रहा है 12 नंबर? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, लेकिन नीचे क्या बोला? रिसीव फ्रॉम डेटर्स विच वॉज रिटर्न ऑफ इन पास्ट। सर्कल को रिटर्न ऑफ इन पास्ट, जब भी ऐसा सेंटेंस आवे तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन? एज अ बैड डेब्ट्स रिटर्न। अभी मैंने जो आपको प्रीवियस वीडियो दिया था उसमें वही था, बैड डेब्ट्स रिटर्न। क्यों होगा? जो हम पास्ट में रिटर्न ऑफ करते हैं और प्रेजेंट में आपको मिलती है, तो दैट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स रिटर्न। तो बैड डेब्ट्स रिटर्न में कभी भी पर्सन्स का नाम हम नहीं लिखते हैं। उसने पर्सन्स का नाम लिखा है, डेटर्स का नाम नहीं आना चाहिए। कैश अकाउंट डेबिट तो राइट किया है उसने, तो हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, बट जो डेटर्स लिखा है उसकी जगह उसको क्या लिखना है? टू बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट, उसको क्या लिखना है? बैड डेब्ट रिटर्न अकाउंट लिखना है। कितनी अमाउंट थी? 500। तो ये भी करेक्शन किया हमने, क्योंकि कभी भी पास्ट की बैड डेब्ट्स आपको प्रेजेंट में मिल रही हो तो वो आपकी बैड डेब्ट्स रिटर्न होगी। बैड डेब्ट्स रिटर्न इज एन इनकम, उसको नॉमिनल में ही रखना है, कभी भी यहाँ पर्सन्स का अकाउंट नहीं आएगा। ओके, नाउ टर्न टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस नंबर 13। क्या कह रहा है 13 नंबर? रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट यहाँ बोला है 500 शॉप रिपेयरिंग है और 1000 हाउस रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग एक्सपेंस नहीं लिख सकते, वहाँ पर ओवरऑल 2 ट्रांजेक्शन्स को कंजर्व करना पड़ेगा। तो चलो हम इस ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पे लिखते हैं 13 नंबर। तो जो घर का है वहाँ पर ड्राइंग लग जाएगा, आपको पता है पर्सनल एक्सपेंस एज अ ड्राइंग ट्रीट होती है, और जो शॉप का है रिपेयरिंग एक्सपेंस, वहाँ पर आप रिपेयरिंग एक्सपेंस लिख सकते हो, रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
शॉप के रिलेटेड में, और दोनों अमाउंट आपने किससे पे किए हैं, कैश से पे किए हैं, तो क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। ओके, तो अमाउंटेड हम 1 बाय 1 लिख देंगे। सबसे पहले ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, घर का कितना हुआ था, 1000। उसके बाद शॉप का रिपेयरिंग कितना हुआ था, 500। तो ओवरऑल कैश आपने कितना लिया, 1500, नो डाउट। बट ये ध्यान रखना है कि हाउस का है तो हाउस को हम एज ए रिपेयरिंग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हाउस में आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, एज अ पर्सनल एक्सपेंस हो जाएगा, दैट्स द रीज़न। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका 15 नंबर। क्या कह रहा है 15 नंबर, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन बीइंग क्या कह रहा है कि बीइंग पेड कैश ₹800 फॉर मशीन इंस्टॉलेशन। मशीन इंस्टॉलेशंस की बात हुई है तो मशीन में हम वेजेस नहीं लिख सकते। मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी एसेट्स हो उस पर अगर कोई भी चार्जेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उस एसेट्स में इंक्लूडेड होता है, ना ही वो कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस होता है। उसको हम एज अ नॉमिनल में नहीं ट्रीट कर सकते, उसको एज हम रियल अकाउंट के रूल्स में ही जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एसेट्स पर कोई भी एक्सपेंसेस अगर हम चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चार्जेस उस एक्सपेंस पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ आपने मशीन खरीदी है तो ऑब्वियसली आपको क्या लिखना है, मशीन अकाउंट लिखना है, ना ही वेजिस अकाउंट। उसने वो भी गलती की है, वो भी हम सुधारेंगे। और टू कैश अकाउंट तो करेक्ट ही है क्योंकि उसने अमाउंट कैश में ही पे किया है। कितनी अमाउंट है, 800। तो इस तरीके से हमने रेक्टिफाइड एंट्री कंप्लीटेड कर दी है। अब हम क्या कर देंगे, एज अ टोटल हम करते हैं। ओवरऑल टोटल कितना आएगा, तो टोटल में भी मिस्टेक आएगी। आप इसका टोटल करो, देखो कितना आएगा, 700 प्लस 300 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 500, उसके बाद 1500 प्लस 800। ओवरऑल टोटल जब आप करोगे तो आपका टोटल कितना आना चाहिए, 9800। तो देखो कितनी सारी मिस्टेक आई, अमाउंट की भी मिस्टेक की उसने कहीं पर रूल्स की मिस्टेक की। तो उसके बेस पर उसका टोटल अलग था जो आपके स्टूडेंट्स था एज इन योर टेक्स्ट बुक, और यहाँ टोटल अलग है। तो हमने क्या किया, सारी एंट्री को एज पर बीइंग के सिचुएशंस पर रेक्टिफाइड किया। और वो हम कब कर सकते हैं, जब हमारे पास रूल्स एंड कॉन्सेप्ट तैयार होंगे तभी। इसलिए खास करके सारे रूल्स एंड कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करना है और इस सम्स को कंप्लीट कर लेना है। ओके, और इसके अकॉर्डिंग आपका एक इलस्ट्रेशन और है, वो आपको करना होगा सेम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन। नहीं, इलस्ट्रेशन नहीं है इसमें, एज एन प्रैक्टिस सम्स के बेस पर ही था ये, नो डाउट। इसी को ही आपको एक बार रिपीट सेल्फ प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड बात करेंगे। थैंक्स।